जिसे आप सुन ही ना सकें। सुनने में अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ध्वनि रिकॉर्ड करने का जो सबसे पहला ज्ञात प्रयास था वो बिल्कुल यही था। मतलब कागज पर बस एक निशान। सही। आज हम ध्वनि रिकॉर्डिंग के इसी रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं, शुरुआती मोम के सिलेंडरों से लेकर आज के हाईटेक डिजिटल और स्थानिक ऑडियो तक। जी। और रास्ते में हम संगीत की दुनिया के कुछ दिलचस्प गलियों जैसे राग और ट्यूनिंग सिस्टम्स में भी झांकेंगे। हाँ, ये भी बहुत जरूरी पहलू है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, इतिहास बताने वाले दस्तावेज, विकिपीडिया लेख, संगीत सिद्धांत की बातें और भी बहुत कुछ। जी हाँ, काफी सामग्री है। हमारा मकसद है इन सब में से काम की बातें निकालना और ये समझना कि आवाज को कैद करने की ये तकनीक कैसे विकसित हुई और इसने संगीत को कैसे बदला। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते, देखते क्या मोती मिलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे पुराने दौर से, जिसे ध्वनिक युग कहते हैं, यानी करीब 1857 से 1925 तक का समय। जी, एकॉस्टिक एरा। यहाँ सबसे पहला नाम आता है एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिनविले का, जिन्होंने 1857 में फोनोग्राफ बनाया। ये मशीन कमाल की थी। ये ध्वनि तरंगों को कागज पर उकेर सकती थी, लेकिन उसे वापस चला नहीं सकती थी। बिल्कुल, ये सिर्फ ध्वनि का एक विजुअल रिकॉर्ड था, जैसे आज हम भूकंप के झटके सिस्मोग्राफ पर देखते हैं। प्लेबैक का तो सवाल ही नहीं था। अच्छा। हालांकि उनकी 1860 की ऑ क्लेयर द ललून की रिकॉर्डिंग, जिसे बाद में डिजिटल तकनीक से सुनने लायक बनाया गया, हाँ सुना है उसके बारे में। वो आज भी इंसान की आवाज की सबसे पुरानी ज्ञात रिकॉर्डिंग मानी जाती है। पर इस शुरुआती तकनीक की अपनी सीमाएं थीं, जाहिर है। हाँ, जैसे कि रिकॉर्डिंग पूरी तरह मैकेनिकल थी, कोई बिजली नहीं, एक बड़ा सा हॉर्न आवाज को सुई तक पहुंचाता था। हाँ, और वो सुई उसे सतह पर खरोंचती थी। तो आवाज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती होगी फिर। क्वालिटी बहुत ही सीमित थी, मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत कम थी, करीब 250 हर्ट्ज से 2500 हर्ट्ज। अरे बाप रे। आज की हाई फिडिलिटी ऑडियो से तुलना करें तो ये कुछ भी नहीं है। इसका नतीजा ये होता था कि सिर्फ तेज आवाज वाले वाद्य यंत्र जैसे पीतल के बाजे, ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, वही ठीक से रिकॉर्ड हो पाते थे। नरम आवाजें तो खो जाती थी। अच्छा। गायकों और संगीतकारों को हॉर्न के बिल्कुल पास सही पोजीशन में खड़ा होना पड़ता था ताकि उनकी आवाज रिकॉर्ड हो सके। ये अपने आप में एक कला थी। समझ सकती हूँ। फिर आए थॉमस एडिसन 1877 में अपने फोनोग्राफ के साथ। उन्होंने टिन फॉइल पे रिकॉर्डिंग की। और सबसे बड़ी बात, उनकी मशीन रिकॉर्ड की गई आवाज को वापस चला सकती थी। ये तो सच में क्रांति थी। हाँ, एडिसन का आविष्कार प्लेबैक संभव बनाने वाला पहला था। इसमें वो ऊपर नीचे वाले ग्रूव्स होते थे, हिल एंड डिल जी। लेकिन टिन फॉइल बहुत टिकाऊ नहीं था, तो जल्दी वोल्टा लैब ने 1886 में ग्राफोफोन में मोम के सिलेंडर इस्तेमाल किए, जो बेहतर थे। अच्छा, वैक्स सिलेंडर। हाँ, एडिसन ने भी अपने फोनोग्राफ को सुधारकर 1887 में मोम सिलेंडर अपना लिए। पर सिलेंडरों के साथ एक बड़ी दिक्कत थी, उनकी कॉपी बनाना। कॉपी बनाना मुश्किल था? क्यों? बेचने के लिए कॉपी तो जरूरी है। अरे, शुरुआती तरीके बहुत अजीब थे। या तो एक सिलेंडर बज रहा होता था और उसकी आवाज दूसरे रिकॉर्डर के हॉर्न में डालकर नया सिलेंडर रिकॉर्ड करते थे। ओ, क्वालिटी तो बहुत गिर जाती होगी। बिल्कुल। या फिर एक मैकेनिकल पैंटोग्राफ से नकल बनाने की कोशिश होती थी। दोनों ही तरीकों से ओरिजिनल की क्वालिटी खराब होती थी और ज्यादा कॉपी बनाना संभव नहीं था। तो फिर बाद में करीब 1902 में मोल्डिंग प्रक्रिया विकसित हुई, जिससे प्रतियां बनाना आसान हुआ। लेकिन तब तक एक और बड़ा बदलाव आ चुका था। आप एमिल बर्लिनर के ग्रामोफोन की बात कर रही हैं? 1887 वाला, जिसने सिलेंडर की जगह फ्लैट डिस्क इस्तेमाल की। बिल्कुल। बर्लिनर का आविष्कार गेम चेंजर था। फ्लैट डिस्क, साइड टू साइड यानी लैटरल ग्रूव्स। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मास्टर रिकॉर्ड से स्टैंपिंग के जरिए हजारों कॉपीज आसानी से बनाने की क्षमता। ये मास प्रोडक्शन की शुरुआत थी। वाह। शुरुआती डिस्क रबर, फिर सेलुलॉइड और सबसे ज्यादा शेलैक से बनते थे। शेलैक, वो कीड़े वाला? हाँ वही। इसी वजह से डिस्क और सिलेंडर में टक्कर हुई और आखिरकार डिस्क जीत गया। स्पीड भी धीरे धीरे 78 आरपीएम के आसपास मानकीकृत हो गई। तो ध्वनिक युग में हमने आवाज को कैद करना और उसे वापस चलाना सीखा और डिस्क फॉर्मेट जीता। इसके बाद बिजली का प्रवेश हुआ, है ना? सही। लगभग 1925 से 1945 तक का दौर विद्युत युग यानी इलेक्ट्रिकल एरा कहलाता है।
1925 में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने एक पूरी प्रणाली पेश की। जिसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर सब थे। हाँ, माइक्रोफोन, वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिकॉर्डर। इसने रिकॉर्डिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। कैसे? माइक्रोफोन और एम्पलीफायर से क्या बड़ा फर्क पड़ा? जमीन आसमान का। अब आवाज को मैकेनिकल हॉर्न से नहीं बल्कि माइक्रोफोन से पकड़ा जा सकता था, अच्छा। जिसे एम्पलीफाई करके रिकॉर्डिंग हेड तक पहुंचाया जाता था। इससे ध्वनि की निष्ठा मतलब फिडेलिटी बहुत बढ़ गई। रेंज कितनी बढ़ गई? फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़कर 60 हर्ट्ज से 6000 हर्ट्ज तक पहुंच गई। अब नरम आवाजें, वाद्य यंत्रों के बारीक सुर सब रिकॉर्ड किए जा सकते थे। तो इसका मतलब संगीत पर भी गहरा असर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। अब गायकों को हॉर्न में चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। वे माइक्रोफोन के करीब गा सकते थे, जिससे क्रूनिंग जैसी नरम गायन शैली का उदय हुआ। हाँ, बिंग क्रॉस्बी जैसे गायक। बिल्कुल। पहले जो वाद्य यंत्र ऑर्केस्ट्रा में दब जाते थे, जैसे गिटार या डबल बास, उन्हें अब एम्पलीफाई करके सुना जा सकता था। और यहीं से ऑडियो इंजीनियर की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई होगी। सही कहा। माइक प्लेसमेंट, मिक्सिंग, साउंड को बैलेंस करना, ये सब काम जरूरी हो गया। और हाँ, थेरेमिन और हैमंड ऑर्गन जैसे शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक वाद्ययंत्र भी इसी दौर में आए। इसी समय फिल्मों में भी आवाज आई है ना। द जैज सिंगर का नाम आता है, हालांकि उसमें शायद साउंड डिस्क पर था। हाँ, द जैज सिंगर ने वीटाफोन सिस्टम इस्तेमाल किया, जिसमें साउंड अलग डिस्क पर होता था और प्रोजेक्टर के साथ सिंक किया जाता था। वो थोड़ा झंझट वाला था। तो फिर जल्दी ही 1930 के दशक तक साउंड ऑन फिल्म तकनीक ज्यादा आम हो गई। मतलब आवाज फिल्म की पट्टी पर ही। हाँ, साउंड ट्रैक को फिल्म की पट्टी पर ही ऑप्टिकली रिकॉर्ड किया जाता था, या तो प्रकाश की तीव्रता बदलकर, जिसे वेरिएबल डेंसिटी कहते हैं, अच्छा। या ट्रैक की चौड़ाई बदलकर, यानी वेरिएबल एरिया। प्रोजेक्टर में एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल इसे वापस आवाज में बदल देता था। ऑप्टिकल साउंड ट्रैक, ये तो मल्टी ट्रैकिंग की तरफ पहला कदम जैसा लगता है। क्या ऐसा था? एक तरह से हाँ। इसने आवाज, साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक को अलग अलग रिकॉर्ड करके बाद में मिक्स करने की नींव रखी। और एक और बात, इसी दौर में बने डायनामिक ट्रांसड्यूसर वाले लाउडस्पीकर का मोल्ड डिजाइन आज भी इस्तेमाल होता है। कमाल है ना? वाकई। तो विद्युत युग ने निष्ठा बढ़ाई, नई गायन शैलियां दी और फिल्मों में आवाज लाई। इसके बाद आया मैग्नेटिक टेप का जमाना। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ चुंबकीय युग, जो करीब 1975 तक चला। मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग का आइडिया जर्मनी में 1930 के दशक में मैग्नेटोफोन के रूप में विकसित हुआ था। अच्छा, जर्मनी में? हाँ, लेकिन मित्र राष्ट्रों को युद्ध के बाद ही इसकी भनक लगी। सुना है जॉन टी मलिन इसे अमेरिका लाए और गायक बिंग क्रॉस्बी से काफी प्रभावित हुए थे। हाँ, ये कहानी मशहूर है। मुलिन ने 2 मैग्नेटोफोन मशीनें अमेरिका लाकर दिखाईं। बिंग क्रॉस्बी उस समय अपने रेडियो शो को लाइव करने के बजाय पहले से रिकॉर्ड करना चाहते थे। अच्छा। और डिस्क रिकॉर्डिंग की क्वालिटी और एडिटिंग की कमी से वो खुश नहीं थे। हाँ। मैग्नेटिक टेप की क्वालिटी और खासकर उसे एडिट करने की क्षमता देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने इस तकनीक में तुरंत निवेश किया। एडिट करने की क्षमता मतलब टेप को काटा और जोड़ा जा सकता था? यही इसका सबसे बड़ा क्रांतिकारी पहलू था। आप टेप को कैंची से काटकर, अनचाहे हिस्से हटाकर और टुकड़ों को एक खास चिपकने वाली टेप से जोड़कर एडिट कर सकते थे। इसने संगीत निर्माण को हमेशा के लिए बदल दिया। कमाल है। साथ ही टेप की निष्ठा बहुत अच्छी थी, खासकर एसी बायसिंग टेक्निक आने के बाद, जिसने सिग्नल को ज्यादा सफाई से रिकॉर्ड करने में मदद की। रिकॉर्डिंग की अवधि भी डिस्क से कहीं ज्यादा थी। लेस पॉल और मैरी फोर्ड का नाम अक्सर मल्टी ट्रैकिंग के साथ आता है। उन्होंने टेप का इस्तेमाल कैसे किया? अरे, वे तो इस तकनीक के जादूगर थे। लेस पॉल ने टेप रिकॉर्डर को मॉडिफाई करके एक ही टेप पर कई बार रिकॉर्डिंग मतलब ओवर डबिंग करने का तरीका निकाला। अच्छा। वे गिटार के कई हिस्से, फिर मेरी फोर्ड की आवाजें परत दर परत रिकॉर्ड करते थे, जिससे ऐसा लगता था मानो पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। वाह। इसने मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग की नींव रखी। जल्द ही एम्पेक्स जैसी कंपनियों ने प्रोफेशनल 2 ट्रैक यानी स्टीरियो, फिर 3 ट्रैक और 4 ट्रैक टेप मशीनें बनानी शुरू कर दी। बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स ने 4 ट्रैक का खूब इस्तेमाल किया है ना। मैंने एबी रोड स्टूडियोज की कुछ खास तकनीकों के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, 4 ट्रैक ने पॉप और रॉक संगीत में क्रांति ला दी। एबी रोड के इंजीनियरों ने रिडक्शन मिक्सिंग या बाउंसिंग डाउन का तरीका निकाला। वो क्या था? वे 4 ट्रैक रिकॉर्ड करते, उन्हें मक्स करके 1 या 2 ट्रैक पर डाल देते और फिर बाकी खाली ट्रैक्स पर और रिकॉर्डिंग करते थे। अच्छा, मतलब ट्रैक खाली कर लिए। हाँ, एक तरह से। इससे वो सीमित ट्रैक्स के बावजूद बहुत जटिल संगीत बना पाए। इसी दौर में क्वाड्रोफोनिक
यानी 4 चैनल साउंड का भी प्रयोग हुआ, जो आज के सराउंड साउंड का पूर्वज था। लेकिन टेप के साथ एक दिक्कत भी थी, वो हल्की सी स्स की आवाज, टेप हिस जिसे कहते हैं। हाँ, टेप हिस। खासकर जब आप कई ट्रैक्स को एक साथ मिक्स करते थे तो ये हिस बढ़ जाती थी। यहीं पर रे डॉल्बी और उनकी कंपनी डॉल्बी लैबोरेटरीज का प्रवेश हुआ। डॉल्बी, ये नाम तो बहुत सुना है। जी, 1966 में उन्होंने पेशेवर रिकॉर्डिंग के लिए डॉल्बी ए टाइप नॉइज रिडक्शन ए टाइप एनआर सिस्टम पेश किया। ये काम कैसे करता था? ये सिस्टम रिकॉर्डिंग के समय कमजोर ऊंची आवृत्तियों को बूस्ट करता था और प्लेबैक के समय उन्हें वापस कम कर देता था, जिससे टेप हिस दब जाती थी। डेक्का रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया। और फिर आम लोगों के लिए, मतलब हम जैसे सुनने वालों के लिए डॉल्बी बी टाइप आया? सही। 1968 के आसपास डॉल्बी बी आया, जो खासतौर पर कैसेट टेप के लिए डिजाइन किया गया था। हाँ, फिलिप्स ने 1963 में कॉम्पैक्ट कैसेट पेश किया था। जी, और वो धीरे धीरे आम लोगों में रील टू रील टेप की जगह ले रहा था। डॉल्बी बी ने कैसेट की आवाज को काफी सुधारा और इसे हाई फिडेलिटी ऑडियो का हिस्सा बना दिया। डॉल्बी ने फिर फिल्म साउंड में भी बहुत काम किया है ना? स्टार वॉर्स 1977 का डॉल्बी स्टीरियो बहुत मशहूर हुआ था। हाँ, डॉल्बी ने पहले फिल्मों के ऑप्टिकल साउंड ट्रैक पर नॉइज रिडक्शन लागू किया, जैसे 1974 की फिल्म कैलन में। फिर आया डॉल्बी स्टीरियो 1974। उसमें क्या खास था? उसने सिनेमा में मल्टी चैनल साउंड का अनुभव दिया, जिसमें सराउंड चैनल भी शामिल था। लिस्टोमेनिया 1975, ए स्टार इज बॉर्न 1976 जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ। और स्टार वॉर्स ने इसे पॉपुलर बना दिया। बिल्कुल, स्टार वॉर्स ने इसे ब्लॉकबस्टर बना दिया। इसके बाद डॉल्बी ने और सुधार किए, डॉल्बी सी, एसआर स्पेक्ट्रल रिकॉर्डिंग, जो और बेहतर नॉइज रिडक्शन देते थे। और फिर होम थिएटर के लिए डॉल्बी सराउंड और प्रोलॉजिक आए। और फिर डिजिटल क्रांति के साथ आया डॉल्बी डिजिटल AC3। बिल्कुल, 1991 में डॉल्बी डिजिटल AC3 आया, जो डिजिटल सराउंड साउंड फॉर्मेट था। पहली फिल्म थी बैटमैन रिटर्न्स 1992। हाँ, याद है। जल्द ही ये DVD और STV का मानक बन गया। डॉल्बी की कहानी दिखाती है कि कैसे एक तकनीकी समस्या जैसे टेप हिस का समाधान पूरी इंडस्ट्री को बदल सकता है। डॉल्बी डिजिटल की बात करते हुए हम पहुंच गए हैं डिजिटल युग में, जो लगभग 1975 से शुरू हुआ और आज भी जारी है। डिजिटल रिकॉर्डिंग का मूल आइडिया क्या है, थोड़ा सरल शब्दों में? देखिए, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो लगातार बदलता रहता है, एक लहर की तरह। डिजिटल रिकॉर्डिंग उस लहर के हजारों नमूने यानी सैंपल्स प्रति सेकंड लेती है। ओके। और हर नमूने को एक संख्या यानी बाइनरी कोड में बदल देती है। ये संख्याओं का क्रम ही डिजिटल ऑडियो है। अच्छा, मतलब आवाज को नंबर्स में बदलना। हाँ, एक तरह से। पहला लोकप्रिय डिजिटल एल्बम रायकूडर का बॉप टिल यू ड्रॉप 1979 माना जाता है, जिसे सोनी के PCM एनकोडर पर रिकॉर्ड किया गया था। और फिर आई कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD 1980s में सोनी और फिलिप्स की पेशकश। इसने तो सच में सब कुछ बदल दिया। CD एक बहुत बड़ा कदम था। लेजर तकनीक से पढ़ा जाने वाला, तो घिसने का डर नहीं। हाँ, ये तो था। 80 मिनट तक का क्रिस्टल क्लियर ऑडियो, शानदार डायनामिक रेंज, लगभग 96 dB। इसने तेजी से LP और कैसेट की जगह ले ली। लेकिन CD के बाद आया इंटरनेट और MP3 का दौर। फ्रॉनहोफर संस्थान का ये फॉर्मेट इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? क्या खास था इसमें? MP3 एक संपीड़न मतलब कंप्रेशन तकनीक है। ये ऑडियो फाइल से उन हिस्सों को हटा देती है जिन्हें इंसान का कान आसानी से नहीं सुन पाता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, साइको एकॉस्टिक्स कहते हैं इसे। इससे फाइल का आकार CD क्वालिटी की तुलना में 10-12 गुना कम हो जाता है। तो कम आकार मतलब इंटरनेट पर भेजना और स्टोर करना आसान? बिल्कुल। विनैम्प जैसे मुफ्त प्लेयर और बढ़ती इंटरनेट स्पीड ने इसे पंख लगा दिए। फिर एप्पल का iTunes स्टोर और iPod आया, जिसने डिजिटल संगीत खरीदने और सुनने को और आसान बना दिया। पर इसके साथ पायरेसी की समस्या भी तो बहुत बढ़ गई थी, नैपस्टर और वो सब। हाँ, MP3 और फाइल शेयरिंग तकनीक ने संगीत की अवैध पायरेसी को बहुत आसान बना दिया। नैपस्टर, बिटटॉरेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में गाने मिलने लगे। हाँ, कॉलेज के दिनों में बहुत चला था। जिससे CD की बिक्री बुरी तरह गिरी। रिकॉर्ड इंडस्ट्री ने मुकदमे किए, कई सर्विसेज बंद हुई, लेकिन डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता तो खुल चुका था। लेकिन इसके फायदे भी तो हुए, जैसे पुराने गाने मिलना आसान हो गया, रीमास्टरिंग संभव हुई। बिल्कुल। अब पूरा संगीत इतिहास आपकी उंगलियों पर है, एक तरह से। पुरानी रिकॉर्डिंग्स को साफ करके फिर से जारी किया जा सकता है। और आज स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज संगीत सुनने का सबसे आम तरीका बन गई हैं। हाँ, हालांकि कलाकारों को कितना पैसा मिलता है इस पर बहस चलती रहती है। वो एक अलग मुद्दा है,
पर तकनीक ने पहुंच तो बहुत बढ़ा दी है। अब हम स्टीरियो से भी आगे इमर्सिव या स्थानिक ऑडियो यानी स्पेशल ऑडियो की बात कर रहे हैं। ये क्या भला है? ये कैसे काम करता है? देखिए, स्टीरियो में आवाज सिर्फ बाएं या दाएं से आती है। हाँ। स्थानिक ऑडियो का लक्ष्य एक 3D साउंड फील्ड बनाना है। आवाजें आपके चारों ओर, ऊपर, नीचे से आती हुई महसूस हों। ये ऑब्जेक्ट आधारित ऑडियो पर काम करता है। ऑब्जेक्ट आधारित, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आवाज को किसी खास स्पीकर चैनल जैसे लेफ्ट या राइट को असाइन करने के बजाय उसे स्पेस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए गिटार यहाँ बज रहा है, गायक थोड़ा पीछे है और कोई आवाज जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रही है। आपका ऑडियो सिस्टम, चाहे वो होम थिएटर हो या हेडफोन, फिर गणना करता है कि उस ऑब्जेक्ट की आवाज को आपके कानों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि वो उसी जगह से आती हुई लगे। अरे वाह, ये तो फिल्मों और गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, और अब संगीत में भी इस्तेमाल हो रहा है। एप्पल म्यूजिक, डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक इसके उदाहरण हैं। इसके लिए कमरे की ध्वनिकी मतलब एकॉस्टिक्स का विश्लेषण करके सिस्टम को कैलिब्रेट करना भी महत्वपूर्ण होता है, जैसा NLFX Pro जैसी कंपनियां करती हैं। बहुत दिलचस्प। तकनीक की बात तो काफी हो गई, लेकिन संगीत के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर भी नजर डालते हैं जो इन तकनीकों के साथ साथ चलते रहे। जैसे पश्चिमी संगीत में हम अक्सर 12 टोन समान स्वभाव यानी 12 टोन इक्वल टेम्परमेंट या 12 TET सुनते हैं। ये क्या है और यही मानक क्यों बन गया? हाँ, ये एक अहम सवाल है। देखिए, 12 TET एक तरह का समझौता है। प्रकृति में स्वरों के बीच के अंतराल मतलब इंटरवल्स पूरी तरह गणितीय रूप से शुद्ध होते हैं, जिसे जस्ट इंटोनेशन कहते हैं। अच्छा, प्योर इंटरवल्स। हाँ, लेकिन अगर आप कीबोर्ड या गिटार जैसे फिक्स्ड पिच वाले वाद्य यंत्र को जस्ट इंटोनेशन में ट्यून करें तो वो सिर्फ 1 या 2 कीज में ही अच्छा बजेगा। और दूसरी कीज में? दूसरी कीज में बजाने पर कुछ अंतराल बेसुरा मतलब आउट ऑफ ट्यून लगेंगे। 12 टेट क्या करता है, वो ऑक्टेव को 12 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ठीक है। इससे कोई भी अंतराल पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता, लेकिन वो सभी कीज में स्वीकार्य रूप से सुरीले लगते हैं। कोई भी की बहुत ज्यादा बेसुरी नहीं लगती। तो मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। ये 18वीं सदी के बाद के संगीत के लिए जरूरी हो गया, जिसमें संगीतकार अलग अलग कीज में घूमते थे, जिसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये वाद्य यंत्रों को बार बार रीट्यून किए बिना जटिल संगीत बजाने की अनुमति देता है। दिलचस्प। मतलब सुविधा के लिए थोड़ी शुद्धता का बलिदान किया गया। और भारतीय संगीत में राग की अवधारणा है जो इससे काफी अलग लगती है। हाँ, राग बिल्कुल अलग चीज है। ये सिर्फ एक स्केल या स्वरों का समूह नहीं है, ये एक पूरा मधुर ढांचा या मेलोडिक फ्रेमवर्क है। इसका मतलब क्या है? राग शब्द संस्कृत के रंज से बना है, जिसका अर्थ है रंगना या मन को भाना। मातंग मुनि ने इसे परिभाषित किया है, योसो ध्वनि विशेषस्तु स्वरवर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानाम सरागः कथ्यते बुधई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि स्वरों और वर्णों यानी मेलोडिक मूवमेंट से सजी वो खास ध्वनि संरचना जो सुनने वालों के मन को रंजित करे या प्रसन्न करे, वही राग है। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है स्केल के अलावा? हर राग के अपने नियम होते हैं। कौन से स्वर लगेंगे, उनका क्रम क्या होगा, आरोह अवरोह, कौन सा स्वर ज्यादा महत्वपूर्ण है, वादी संवादी, कुछ खास स्वर समूह या पकड़ चलन जो राग की पहचान बताते हैं। अच्छा। अलंकरण का तरीका जैसे गमक, मींड और यहाँ तक कि राग किस समय गाया बजाया जाना चाहिए या किस भाव से जुड़ा है, ये एक बीज विचार जैसा है जिसे कलाकार अपनी कल्पना से विस्तार देता है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसकी जड़ें नाट्य शास्त्र और नारदीय शिक्षा तक जाती हैं, लेकिन ये आज भी जिंदा है। पंडित रविशंकर या उस्ताद अली अकबर खान जैसे महान कलाकारों ने नए राग भी बनाए हैं। वाकई अद्भुत। और आखिर में ध्वनि की यानी एकॉस्टिक्स मतलब किसी जगह की आवाज का बर्ताव, इसका संगीत और रिकॉर्डिंग पर क्या असर रहा है? असर तो बहुत गहरा रहा है। पुराने जमाने में संगीत अक्सर उसी जगह की ध्वनिकी को ध्यान में रखकर रचा जाता था जहां उसे बजाया जाना था। जैसे बाख का संगीत अक्सर बड़े गूंज वाले चर्चों के लिए लिखा गया था। वैगनर ने तो अपने ओपेरा के लिए खास थिएटर बेरूत फेस्पिल हाउस ही डिजाइन करवा दिया, जिसकी अपनी अलग एकॉस्टिक्स थी। अच्छा। रिकॉर्डिंग में भी स्टूडियो या कॉन्सर्ट हॉल की ध्वनि की आवाज को बहुत प्रभावित करती है। उसे कंट्रोल करना या उसका सही इस्तेमाल करना रिकॉर्डिंग का एक अहम हिस्सा है। तो आज के दौर में क्या चुनौती है इस मामले में? आज चुनौती ऐसे कॉन्सर्ट हॉल बनाने की है
जो बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लाउड साउंड के लिए भी सही हों और पुराने छोटे संगीत समूहों के ऐतिहासिक रूप से सटीक प्रदर्शन के लिए भी उपयुक्त हों, जिनकी ध्वनि की अलग तरह की होती थी। समझ गई। तो हमने देखा कि कैसे आवाज को कागज पर उतारने की कोशिश से शुरुआत हुई और आज हम 3D ऑडियो तक पहुंच गए हैं। हाँ, ध्वनिक, विद्युत, चुंबकीय, डिजिटल, हर दौर ने तकनीक को बेहतर बनाया, संगीत तक हमारी पहुंच बढ़ाई, पूरी इंडस्ट्री को बदला और साथ में नई चुनौतियां भी खड़ी की, जैसे पायरेसी। बिल्कुल। और साथ ही संगीत के अपने सिद्धांत जैसे ट्यूनिंग और राग भी विकसित होते रहे और इन तकनीकों से प्रभावित भी हुए। ये पूरी यात्रा वाकई कमाल की रही है। हाँ, और ये सब सोचने पर एक सवाल मन में आता है श्रोताओं के लिए। जरूर पूछिए। आज जब तकनीक हमें आवाज को हूबहू कॉपी करने और मन चाहे तरीके से बदलने की इतनी ताकत देती है, तो संगीत में असलियत या प्रामाणिकता का क्या मतलब रह जाता है? सोचने वाली बात है। क्या वो लाइव परफॉर्मेंस है, या पहली रिकॉर्डिंग, या डिजिटल रूप से परफेक्ट किया गया वर्जन, या फिर भविष्य में तकनीक कैसे राग और पश्चिमी हार्मोनी जैसी अलग-अलग संगीत परंपराओं को और मिलाएगी या उनकी सीमाएं धुंधली करेगी? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है। उम्मीद है ध्वनि और संगीत की तकनीक की इस पड़ताल ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।